नमस्कार दोस्तों। पहले वीडियो में हमने आधुनिक काल के प्रथम चरण का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम आधुनिक काल के द्वितीय चरण यानी द्विवेदी युग का अध्ययन करेंगे। द्विवेदी युग जागरण सुधार काल। यह नामकरण यानी द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण पर हुआ था और जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र ने दिया था और इसकी समय अवधि 1900 से 1918 ईस्वी तक माना था। रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नामकरण किया नई धारा और द्वितीय उत्थान के नाम से और इसकी समय सीमा जो मानी वो 1893 से 1918 ईस्वी तक। भारतेंद्र युगीन कविता की हमने कुछ विशेषताएं देखी थी भारतेंद्र युग पढ़ने से पहले। तो द्विवेदी युग पढ़ने से पहले इसकी विशेषताएं को हम एक बार देख लेते हैं। इस युग यानी द्विवेदी कालीन कविता में प्रखर राष्ट्रीय चेतना की भावना मिलती है। भारतेंद्र युग की भांति राजभक्ति और देशभक्ति का द्वंद्व समाप्त हो गया। केवल देशभक्ति का प्रखर भाव मिलता था। भारतेंद्र युग हमने पढ़ा था, देखा था कैसे वहां पे देशभक्ति और राजभक्ति में द्वंद्व मिलता है, परंपरा और नवीनता का द्वंद्व मिलता है। तो इस प्रकार का यहाँ कोई भी द्वंद्व द्विवेदी युग में नहीं होता है। देशभक्ति का प्रखर भाव मिलता है। गद्य और पद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई। जैसे कि हमने देखा भारतेंद्र युग में गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग थी। पद्य की भाषा ब्रज भाषा थी और गद्य की भाषा खड़ी बोली। लेकिन जब हम द्विवेदी युग में आते हैं तो देखते हैं कि गद्य और पद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली गद्य को सरस्वती पत्रिका के माध्यम से और अधिक परिष्कृत, परिमार्जित एवं व्याकरण सम्मत बना दिया था। मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी जो 1903 से और 1920 तक सरस्वती के संपादक रहे थे, उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली को परिष्कृत किया। द्विवेदी कालीन कविता में रोमानियत और श्रृंगारिता का भाव प्राय अभाव ही मिलता है। मतलब द्विवेदी युग में श्रृंगारिता नहीं मिलती है और हमने भारतेंद्र युग में देखा था तो भारतेंद्र की रचनाओं में भी थोड़ी बहुत श्रृंगारिकता मिलती है, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलती है। और यहाँ पे श्रृंगारिकता नहीं मिलती, इसमें सबसे बड़ा योगदान महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, क्योंकि इन्होंने हिंदी कविता को श्रृंगारिकता के दायरे से मुक्त कर दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और इस युग की कविता में नवजागरण के गहरे स्वर मिलते हैं और इसलिए इसको जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, जैसा कि डॉक्टर नगेंद्र ने इसका नामकरण भी किया है कि यह जागरण सुधार का काल है। इस युग में नारी चेतना, नारी मुक्ति की भावना भी मिलती है। मैथिली गुप्त जो इस युग के महत्वपूर्ण कवि लेखक हैं, उन्होंने पद दलित उपेक्षित नारियों पर सर्वाधिक लिखा है और इस युग की कविता में मुक्तक और प्रबंध दोनों ही शैलियों का भरपूर प्रयोग हुआ है। आधुनिक हिंदी कविता में सबसे ज्यादा प्रबंध काव्य इसी काल में लिखा गया है और इस काल की जो कविता है वो उसमें गहरे पुनरुत्थान की भावना मिलती है। ये प्रवृत्ति सबसे ज्यादा जो गुप्त जी की रचना है भारत भारती, उसमें देखने को मिलती है। द्विवेदी कालीन कविता में समस्या पूर्ति की प्रवृत्ति गौड़ है या मिलती ही नहीं है। जैसे भारतेंद्र युग में हमने देखा था लगभग बहुत सारे रचनाकारों ने समस्या पूर्ति की रचना की थी, लेकिन ये द्विवेदी युग में बिल्कुल ही नहीं मिलता है। अनुवाद की प्रवृत्ति अधिक मिलती है। यहाँ पे बहुत सारे संस्कृत की रचनाओं का अनुवाद होता है, तो यहाँ पे कविता में द्विवेदी युगीन कविता में अनुवाद की प्रवृत्ति मिलती है। नैतिकता और आदर्शवाद की स्थापना पर बल है। उपदेश उपदेश दिया जाता है, उपदेशात्मक भावना का बल है। जैसे गुप्त जी कहते हैं केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। घोर सामाजिकता की प्रवृत्ति मिलती है और इस युगीन की सबसे बड़ी विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ है लंबे लंबे हुबहू यथार्थ का फैलाव लिए आख्यान ग्रंथ। तो द्विवेदी युगीन कालीन की ये सबसे बड़ी विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। और इस कविता में इसका द्विवेदी कालीन कविता को काव्य में खड़ी बोली के स्थापित होने का आरंभिक काल भी कहा जाता है।
इसमें समाज सुधार की चेतना तीव्र हो गई। ये थी द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं, जिसको हम पढ़ने से पहले एक बार देख लिए। चलिए अब देखते हैं द्विवेदी कालीन युग। द्विवेदी मंडल के कवि श्रीधर पाठक, इनका जन्म वर्ष 1859 ईस्वी से 1958 ईस्वी, यानी इनका जन्म 1859 ईस्वी में और मृत्यु 1928 ईस्वी में हो गई थी। ये खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं श्रीधर पाठक। और डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा भी है कि ये खड़ी बोली के पहले समर्थ कवि हैं। ब्रज भाषा का दामन छोड़ ये खड़ी बोली हिंदी के क्षेत्र में आने वाले पहले कवि हैं श्रीधर पाठक। ये स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक भी हैं और आधुनिक काल में खड़ी बोली के पहले कवि हैं। और श्रीधर पाठक ने पहली बार प्रकृति की रीतिकालीन उद्दीपनकारी कटघरे से निकालकर प्रकृति के स्वतंत्र रूप आलंबनकारी रूप का चित्रण किया। श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना सन 1904 ईस्वी में की थी। श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित काव्य ग्रंथ निम्नलिखित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इनका अनुदित रचना है जो गणितीय और दार्शनिक, ये मूल रचना सेफर्ड्स एंड फिलोसफर का ये अनुदित रचना है। तो मूल रचना है सेफर्ड्स एंड फिलोसफर और इसके रचनाकार हैं ग्रे। दूसरी रचना है इनकी एकांतवास योगी, ये गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट का अनुवाद है और इन्होंने 1886 ईस्वी में अनुवाद किया था और इसकी अनुदित भाषा है खड़ी बोली। उजड़ ग्राम, जो गोल्ड स्मिथ की रचना डिटर्जेंट विलेज का ये अनुवाद है 1889 ईस्वी। श्रांत पथिक 1902 ट्रेवलर गोल्ड स्मिथ की रचना है, ये खड़ी बोली में है। ऋतु संहार का अनुवाद ऋतु संहार के नाम से ये कालिदास की रचना है और इसकी अनुदित भाषा है ब्रज। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब आपको याद करना है कि किस रचनाकार की रचना है, अनुवाद अनुदित कृति का नाम क्या है और किस भाषा में अनुदित किया गया है। तो खड़ी बोली में इन्होंने एकांतवासी योगी और श्रांत पथिक दो का अनुवाद खड़ी बोली में किया है और ब्रज भाषा में दो का, विदर्भ और ऋतु संहार। आगे श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में मौलिक कृतियां निम्नलिखित हैं। वनाष्टक देहरादून 1915 ईस्वी, भारत गीत 1928 ईस्वी, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांध्य आटन, गुणवंत हेमंत। श्रीधर पाठक द्वारा ब्रज भाषा में रचित मौलिक काव्य निम्न है। कश्मीर सुषमा और मनोविनोद। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की थी तथा श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में की थी। ये पंक्ति भी महत्वपूर्ण है, कई बार ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में तथा श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में की थी। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है। यानी इनकी खड़ी बोली में पहली जो कविता है वो गुणवंत हेमंत और पहली पुस्तक एकांतवासी योगी है। एक रचना है हेमंत, तो वो किसकी है वो आप लोग बताइएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी अगले कवि हैं, द्विवेदी कालीन युग के और बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं क्योंकि इन्हीं के नाम पे द्विवेदी युग का नाम भी पड़ा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म है 1864 ईस्वी और मृत्यु 1968 ईस्वी। इनका जन्म रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। रामचंद्र शुक्ला ने लिखा है, हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए
खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की थी। हमने शुरुआत में ही देखा था इसकी विशेषताएं पढ़ते हुए कि इस काल की जो भाषा है वो खड़ी बोली है, गद्य और पद्य की दोनों की। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित व मौलिक 80 ग्रंथ हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं: काव्य सुषमा, सुमन, कान्यकुब्ज अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्याकुब्जा वली व्रतम। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, ये पंक्ति कई बार कई परीक्षाओं में पूछी गई है, तो आप लोग उसको एक बार जरूर देखें। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केरी कौतूहल का अद्भुत वर्णन हो चुका। न परिकाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है, न स्वीकाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, बुच्चुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अनुदित काव्य निम्न है। ये सब इनके अनुवाद की रचनाएं हैं। विनय शतक भर्तृहरि, जो भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद हुआ है। विहार वाटिका, जयदेव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद। स्नेहमाला, भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद। गंगा लहरी, पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवया छंद में अनुवाद। ऋतु तरंगिणी, कालिदास की ऋतु संहार का छायानुवाद। महावीर प्रसाद की प्रसिद्ध कविता स्वर्गे नरक ठिकाना नहीं है। इनकी रचनाएं याद रखेंगे और इनके बारे में जो याद करने लायक तथ्य हैं वो भी हम देख लेते हैं। बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने काव्य की उपेक्षिताएं नाम से एक लेख लिखा था, जिससे प्रेरणा लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता शीर्षक निबंध भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से 1908 ईस्वी में सरस्वती में लिखा था, जो 1908 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। द्विवेदी जी के इसी निबंध से प्रेरणा लेकर गुप्त जी ने साकेत की रचना की थी और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु भी थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने लिखा भी है पंक्ति, मैथिली शरण गुप्त जी करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाथ, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। मतलब इसमें देखिए तुलसी और मानस, तो इसको हम श्लेष में भी अर्थ ले सकते हैं। ये स्वयं के बारे में भी कह रहे हैं और तुलसीदास के बारे में भी कह रहे हैं कि करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाथ, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। क्योंकि एक तरह से गुप्त जी ने भी साकेत लिखा है, जो एक तरह से वो रामायण पे ही आधारित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक रचना है संपत्ति शास्त्र, जो इनकी अर्थशास्त्र विषयक ज्ञान संबंधी रचना है। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। अगले कवि हैं हरिओध, इनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। हरिओध ने 3 प्रबंध काव्य लिखे, जो निम्न है। पहला प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, इसमें 17 सर्ग हैं और इसकी विषय वस्तु है कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है और इसमें सर्ग कितने हैं और इसकी विषय वस्तु क्या है। इनका दूसरा प्रबंध काव्य है परिजात 1937 ईस्वी, इसमें 15 सर्ग हैं। आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन। वैदेही वनवास 1941 ईस्वी, 18 सर्ग हैं और इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है।
प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण गिरतों पर आधारित है। ये सभी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। नेट जेआरएफ की परीक्षा में कई बार पूछी भी गई है कि प्रिय प्रवास का पहले नाम क्या था, और ये संस्कृत के वर्ण गिरतों पर आधारित है। हरिऔध के अन्य प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्नांकित हैं। कृष्ण शतक 1882 ईस्वी, रसिक रहस्य 1899 ईस्वी, प्रेमांबु परिधि 1900 ईस्वी, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी, प्रेमांबु प्रसरण 1901 ईस्वी, प्रेमांबु प्रवाह 1901 ईस्वी, चोखे चकोदे चुभते चकोदे, ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पद्म प्रसून, बोलचाल, रस कलश, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रस कलश 1931 ईस्वी, फूल पत्ते, कल्पलता, रामगीत 1938 ईस्वी, हरिऔध सतसई 1940 ईस्वी, मर्म स्पर्श। इनकी रचनाओं को आप याद कर लेंगे, और ये जो बहुत महत्वपूर्ण है इनके तो प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है। हरिऔध द्वारा ब्रज भाषा में रचित रस कलश 1931 ईस्वी में एक रीति ग्रंथ है। हरिऔध कृत चुभते चौपदे, चौके चौपदे और बोलचाल मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। हरिऔध को कवि सम्राट तथा प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। याद रखेंगे कि प्रिय प्रवास पे इन्हें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगले कवि हैं रामचरित उपाध्याय। इनका जन्म 1872 में और मृत्यु 1938 ईस्वी में हुई थी। द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं रामचरित उपाध्याय। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं रामचरित्र चिंतामणि, प्रबंध काव्य है, राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, देवी द्रौपदी, सुक्ति, मुक्तावली। अगले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म 1886 ईस्वी तथा मृत्यु 1964 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया भी था, और पंक्ति भी थी कैसे जो उन्होंने लिखी थी, कैसे तुलसीदास वाली, इसलिए इनको आधुनिक युग का तुलसी भी स्वीकार किया जाता है। इनका जन्म स्थान चीरगांव झांसी। पिता रामचरण दास, गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी, और प्रथम कविता हेमंत 1905 ईस्वी, और प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग 1909 ईस्वी। गुणवंत हेमंत भी हमने ऊपर देखा था, श्रीधर पाठक की कविता थी, और हेमंत जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह है रंग में भंग, ये इनकी पहली काव्य संग्रह है। जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, किसान 1917 ईस्वी, विकट भर 1929 ईस्वी, गुरुकुल 1929, साकेत 1931 ईस्वी, भारत भारती 1912 ईस्वी, झंकार 1929 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, द्वापर 1936 ईस्वी, जय भारत 1952 ईस्वी, विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी, सिद्धराज 1936 ईस्वी, हिंदू 1927 ईस्वी, वैताली और पंचवटी 1925 ईस्वी। इनकी सभी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रकाशन वर्ष भी महत्वपूर्ण है। कई बार कालक्रम लगाने के लिए दे देता है इनकी रचनाओं का। हिंदी साहित्य में
रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है। इनकी रचना साकेत, जिसमें उर्मिला उर्मिला की विरह को दिखाया गया है। मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता से मिली है। यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्मनाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित करवाया था। इसकी बातचीत हमने ऊपर ही की थी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रविंद्रनाथ टैगोर के लेख से प्रेरित होकर ये लेख लिखा था और इनके लेख को पढ़ के गुप्त जी ने साकेत की रचना की थी। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या है। इसमें 12 सर्ग हैं और डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जनवादी काव्य कहा है। नहीं, साकेत को डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है और इसमें 12 सर्ग हैं और साकेत का अर्थ है अयोध्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की प्रेरणा मुजस्से हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय के कृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। ये पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार नेट जीआरएफ में पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती की रचना कहाँ से मिली थी, रचना की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी और कौन सी रचना में मिली थी। तो भारत भारती जब ये लिखे थे तो इन्हें गांधी जी राष्ट्र कवि की उपाधि दिए थे। मैथिली शरण गुप्त द्वारा अनुदित काव्य निम्नलिखित है। पहला है प्लासी का युद्ध, दूसरा मेघनाथ वध, तीसरा वृत्त संहार। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकेल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप नाम से अनुवाद किया था। गुप्त जी ने इनका उपनाम मधुप, इन्होंने अनुवाद कार्य किया था। और ऊपर हमने देखा था भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से, अपने छद्म नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी लेख लिखा करते थे और इनका जो नाम था उपनाम मधुप था मैथिली शरण गुप्त का। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य लिखा। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरिगीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। इस छंद का, हरि गीत का छंद का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। द्विवेदी मंडल के अन्य कवि गिरधर शर्मा नवरत्न, इनका जन्म 1881 ईस्वी और मृत्यु 1961 ईस्वी में हुआ है। जन्म स्थान झालरा पाटन और रचनाएं हैं मातृवंदना, मौलिक कृति है इनकी। दूसरे कवि हैं लोचन प्रसाद पांडे, इनका जन्म 1886 ईस्वी और मृत्यु 1959 ईस्वी है। इनका जन्म स्थान बालापुर है। इनकी रचना है प्रवासी, मेवाड़, गाथा, महानदी, पद्य पुष्पांजलि, मृगी और दुखी मोचन। मृगी दुख मोचन ये कई बार पूछा गया है और पद्य पुष्पांजलि, इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। गिरधर शर्मा ने गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया। सन 1928 ईस्वी में गिरधर शर्मा ने माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया। तो गिरधर शर्मा ने माघ के शिशुपाल वध का 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया। लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन के अपूर्व स्वतः त्याग की कथा नंददास की रास पंचायत के ढंग पर लिखी है। लोचन प्रसाद पांडे ने लोचन प्रसाद पांडे कृत मृगी दुख मोचन में इनकी पशुओं तक पहुंचने वाली व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त थी। ये भी याद रखेंगे, काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति की उपाधि
द्विवेदी युग में किसे प्राप्त थी? द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि काल क्रमानुसार नाथुराम शर्मा शंकर 1859 ईस्वी से 1932 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व और गर्भरंडा रहस्य। इनकी रचनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907 ईस्वी, जन्म स्थान रोहतक। इनकी रचनाएं हैं स्फुट कविता, वीर छत्राणी, वीर बालक और वीर पंचरत्न। नवीन बोध। वह देवी प्रसाद पुर, इनका जन्म 1868 ईस्वी और मृत्यु 1915 ईस्वी और जन्म स्थान है जबलपुर। उनकी रचनाएं धाराधर धामन, स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, बसंत वियोग और कुट संग्रह। सैयद अमीर अली 1873 ईस्वी से 1937 ईस्वी, जन्म स्थान सागर। रचनाएं हैं उलाहना पंचक, अन्योक्ति शतक। कामता प्रसाद गुरु 1875 से 1947 ईस्वी, जन्म स्थान सागर। रचनाएं हैं भौमा सुबोध, विनय पचासा, पति पुष्पावली, शिवाजी और दासी रानी। ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही, इनका जन्म 1883 ईस्वी और मृत्यु 1972 ईस्वी, जन्म स्थान उन्नाव। की रचनाएं हैं त्रिशक्रंद्र, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीरा, त्रिशूल तरंग, करुणा और करुणा कादम्बिनी। अगले कवि हैं रूप नारायण पांडे 1884 ईस्वी, जन्म स्थान है लखनऊ। इनकी रचनाएं हैं पराग और वनवैभव। राम नरेश त्रिपाठी 1889 ईस्वी से 1962 ईस्वी, जन्म स्थान है जौनपुर। रचनाएं हैं मिलन 1917 ईस्वी, पथिक 1920 ईस्वी, मानसी 1927 ईस्वी, स्वप्न 1929 ईस्वी, कविता कौमुदी। इनकी सभी रचनाएं और सभी का प्रकाशन वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारी परीक्षाओं में या कहें कि लगभग सभी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आता ही रहता है। ठाकुर गोपाल शरण सिंह 1891 ईस्वी से 1960 ईस्वी, जन्म स्थान रीवा। इनकी रचनाएं हैं माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती। अगले कवि है मुकुटधर पांडे 1895 ईस्वी से 1984 ईस्वी, बालापुर। इनकी रचनाएं हैं आंसू, उद्गार, पूजा फूल और कानन भूषण। नाथुराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण थे। नाथुराम शर्मा शंकर को कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियां प्राप्त थीं। नाथुराम शर्मा शंकर कृत गर्भरंडा रहस्य एक प्रबंध काव्य है जिसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन है। तो इनकी जो रचना है गर्भरंडा रहस्य, इसके विषय वस्तु और ये रचना भी महत्वपूर्ण है। राय देवी प्रसाद पुर ने सन 1902 ईस्वी में कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में धाराधर दामन शीर्षक से अनुवाद किया था। इसमें ये महत्वपूर्ण है कि कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में इस नाम से अनुवाद किया था, तो धाराधर धामन शीर्षक से राय देवी प्रसाद पुर ने। राय देवी प्रसाद पुर की खड़ी बोली में रचित कविताएं निम्न है अमलतास, वसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नए सन का स्वागत। कामता प्रसाद गुरु के प्रसिद्धि का मूलाधार
उनका हिंदी व्याकरण है। इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचना यही है, हिंदी व्याकरण, और इसी के आधार पर इनको हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। कामता सदगुरु का भौमासुरवध और विनय पजासा ब्रज भाषा में है तथा पद्य पुष्पावली खड़ी बोली में है। पद्य पुष्पावली खड़ी बोली में और विनय पचासा ब्रज भाषा में है। गया प्रसाद शुक्ल श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। यानी कि स्नेही और त्रिशूल दोनों उपनाम ही गया प्रसाद शुक्ल का था, और श्रृंगारिक कविताएं को स्नेही उपनाम से और राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही खड़ी बोली में कवित और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवृत्त थे। इन्होंने खड़ी बोली में ही कवित और सवैया छंद का प्रयोग करके रचनाएं लिखी हैं। रामनरेश त्रिपाठी स्वतंत्रतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं। पहले कवि हमने श्रीधर पाठक को देखा था, और दूसरे रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी ने मिलन, पथिक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखा है। मिलन, पथिक और स्वप्न। इनका प्रकाशन वर्ष भी महत्वपूर्ण है। मिलन 1917 ईस्वी, पथिक 1920 ईस्वी और स्वप्न 1929 ईस्वी। कई बार परीक्षाओं में दे देता है इनका कालक्रम लगाने के लिए। रामनरेश त्रिपाठी कृत मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन किया। यहाँ ध्यान देंगे, जो इनकी कविता कौमुदी है, जो रचना कविता कौमुदी, इसमें कितने भाग हैं? तो 8 भागों में। और ग्राम गीतों में कौन कौन सी भाषा का प्रयोग है? तो उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया है। मुकुटधर पांडे को आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। तो छायावाद के प्रवर्तक शुक्ल जी ने मुकुटधर पांडे को माना है। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। यानी लोचन प्रसाद पांडे और मुकुटधर पांडे ये दोनों पांडे बंधु हैं। मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार माने जाते हैं। मुकुटधर पांडे और गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रगीतकार हैं, प्रसिद्ध। द्विवेदी काल ब्रजभाषा काव्य काल क्रमानुसार। जगन्नाथ दास, इनका जन्म 1866 ईस्वी और मृत्यु 1932 ईस्वी। इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास, गुरु नवनीतलाल चतुर्वेदी और उपनाम रत्नाकर। ये रत्नाकर उपनाम से रचनाएं लिखते थे। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविताएं लिखते थे। ये भी महत्वपूर्ण है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे। इनकी रचनाएं हैं गंगा उतर 1927 ईस्वी, उद्धव शतक 1929 ईस्वी, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकासी और विराष्टक। इनकी भी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया था। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से कई प्रश्न बनते हैं कि एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। किस छंद में किया था? तो रोला छंद में। और किस शीर्षक से किया था? तो समालोचना दर्श से। और ये किसकी रचना है? अंग्रेजी विद्वान पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद है रोला छंद में। सत्यनारायण कविरत्न 1880 ईस्वी से 1918 ईस्वी,
उनकी समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया। इनकी रचनाओं का तो सत्यनारायण कविरत्न की रचनाओं का संकलन हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया। कविरत्न की प्रसिद्ध रचनाएं हैं भ्रमरदूत और प्रेमकली। कविरत्न ने भभूति के उत्तरांचरितम और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंडकाव्य होरिस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। इसका किसका उत्तरांचरित भभूति के रचनाकार सॉरी रामचरित उत्तर रामचरित के रचनाकार भभूति और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंडकाव्य होरिस का अनुवाद। द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि एवं उनके महाकाव्य द्वारिका प्रसाद मिश्र। इनका महाकाव्य कृष्णायन 1943 ईस्वी। बलदेव प्रसाद मिश्र साकेत संत 1946 ईस्वी। उदय शंकर भट्ट तक्षशिला 1931 ईस्वी। प्रताप नारायण पुरोहित नल नरेश 1933 ईस्वी। ये सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। और इनमें भी ये दोनों तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वारका प्रसाद मिश्र का कृष्णायन 1943 ईस्वी और बलदेव प्रसाद मिश्र का साकेत संत। गुरु भक्त सिंह का नूरजहां और विक्रमादित्य। अनूप शर्मा की रचनाएं हैं सिद्धार्थ, श्रवाणी और वर्धमान। श्याम नारायण पांडे की रचनाएं हैं हल्दी घाटी और जौहर। मोहनलाल मेहतो की रचनाएं आर्य व्रत। हरदयालु सिंह का दैत्यवंश और रावण। इनमें गुरु भक्त सिंह की नूरजहां और विक्रमादित्य महत्वपूर्ण है, इनको जरूर से याद रखिएगा। बाकी की रचनाएं को देख लीजिएगा, इतनी महत्वपूर्ण रचनाएं नहीं है, बस एक बार आप देख लीजिएगा। द्विवेदी युगीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। सिद्ध पाठक की जो पंक्तियां हैं, काव्य पंक्तियां, वो देखते हैं। पहला है निज भाषा बोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सब लोग करहु सकल विषयन विषय निज भाषा उपभोग। दूसरी है वंदनीय व देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हो बंधुता में बधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। तीसरा, ये बहुत पूछा गया है बहुत सारी परीक्षाओं में, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा समझो बच्चा इसका भेद। अगली पंक्ति है प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती पल पल पलकती भेष छवि छिन छिन धारती। लिखो न करो लेखनी बंद श्रीधर सम सब कवि सुछंद। नाना कृपान निज पानी लिए वपुनील वसन परिधान किए गंभीर घोर अभिमान हुए सकी परिजात मधु पान किए। अगली पंक्ति है विजन वन प्रांता प्रकृति मुख शांत था पटन का समय था रजनी का उदय था। अगली पंक्ति कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला सुमुंद वीणा बजा रही है सुरों के संगीत की सी कैसे सुरीली गुंजार आ रही है। इस भारत में वन पावन तो ही तपस्वियों का तप आश्रम था जग जगत्व की खोज में लग्न जहां ऋषियों ने अभंग किया श्रम था। अगले कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां हैं रम्य रूपे रसराशि रंजिते विचित्र बरडा फरडे कहाँ गए अलौकिकानंद विधायनी महा कवि मुद्रकांते कविते अहो कहाँ मंगाली मूल में वारदी वारी वृष्टि। दूसरी पंक्ति है तुम्ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। अगली पंक्ति है श्रीयुक्त नागरी बिहारी दशा तिहारी अविद विषाद मन माही अति भारी। अगली पंक्ति है वैश्वी भवानी के
तब सेवा लो लागे करण पढ़ौगा छूटी पटुअन दूत दुहा इन हाथन धार न कभो दुहतमा टूटी। अगली पंक्ति है, सारी प्रजा निपट दिन दुख जहां है, कर्तव्य क्या न कुछ तुझको, कर्तव्य क्या न कुछ भी तुमको वहां है। अगले लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश। इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। अगली पंक्ति है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलने दे दूबी का सहारा कहाँ है। लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वो हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। ये यशोदा जी नंद बाबा से कहती हैं जब वो कृष्ण को मथुरा छोड़कर आते हैं, तब ये पंक्ति बोलती हैं, रूपो ध्यान प्रफुल्ल काय कालिका राकेंदु बिंबनाना तवंगी कलहासनी सुरस्क्या कीड़ा कलापूतली। धीरे धीरे दिनगत हुआ, कतरनी नाट डूबे, आई तो सा फिरगत हुई, दूसरा बार आया। क्यों पले पीर कर पीस कर किसी को तू, है बहुत पालसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पाटना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। चार डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का भी। देखिए द्विवेदी युग में कितनी अच्छी अच्छी पंक्तियां ये लोग लिख रहा है। देश जब स्वतंत्र था तो उसे स्वाधीन कराने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां लिखी गई थी, जिसमें से लोगों में उत्साह का संचार हो। मैथिली शरणगुप्त भारत भारती से, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थान कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहां, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये सब पंक्तियां जब देश स्वतंत्र था तब लिखी गई थी और कहते हैं कि हम कौन थे, मतलब हमारा जो अतीत था वो कितना उज्जवल था और आज क्या हो गए हैं और अभी क्या होंगे, तो इन समस्याओं को विचार करें। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अगली पंक्ति है, क्षत्रिय सुनो अब तो कुयस की कालिमा को मिट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन और धन भेंट दो। वैश्य सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हट रहे हैं, पार क्या है कलेश का। साकेत से पंक्ति है, राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या। तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करें, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। ये पंक्ति है, भव में नौ वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता का प्राप्त कराने आया, संदेश यहाँ का मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। देखिए कितनी अच्छी अच्छी पंक्ति द्विवेदी युग में लिखी गई है। पहले आंखों में थे मानस में खुद मग्न प्रिय अब थे, छींटे वही उड़े थे बड़े बड़े अश्रुवे कब थे। अगली पंक्ति है, शेख नील नमस्तर से उतराया हंस आहा आहा, आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। अगली पंक्ति है, घटना हो चाहे घटा उठ से नीचे नित्य, आती है ऊपर सखी छाकर चंद्रा नित्य। अगली पंक्ति है, वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह बनी। अगली पंक्ति, मेरे चपन यौवन बाल, अचल अंचल में परसो मचल कर मत साग। ये सारी पंक्तियां साकेत के 9वें सर्ग से आ रही हैं।
सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल, चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा। ओ मेरे मानस के हास, खिलस सहस्रदल, सरस सुवास। अगली पंक्ति, सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान। बस इसी प्रिय कान कुंज में, मिलन भाषण के इस प्रीति पुंज में, अब छोड़ मुझे तुम दीजियो, हास रुदन से न पसीजियो। यशोधरा से उनकी पंक्ति है महत्वपूर्ण, जो सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं। जब वो भगवान बुद्ध घर छोड़कर चले जाते हैं तो यशोधरा कहती हैं, जो उनका काव्य है, कि सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं, यानी वो मुझसे बताकर तो जाते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। अगली पंक्ति है, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। पंचवटी की ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार अलंकार भी पूछा गया है, इसमें कौन सा अलंकार है, कई बार किसकी रचना है और किस रचना से ली गई है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, सच चांदनी छिटक रही है ऑनियर अंबर तल में। इसको जरूर से याद रखेंगे। नाथुराम शर्मा सुंदर की पंक्ति है, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। छड़ीदार छेल छबीले बनो, रंगीले रसीले फगीले बनो, न चूको भले भोग भोगी बनो, इसी बेड़नी के वियोगी बनो। अगली पंक्ति है, भड़क उला दो कूद काल की सजिए वर्तमान के साज, फैशन फेर इंडिया भर के घोड़े गार्ड बनो ब्रजराज। शंकर नदी नद नदी सन के निरान की, भाप बन अंबर ते ऊंची चढ़ जाएगी। रामचंद्र त्रिपाठी की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो देख लेते हैं। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। इतनी अच्छी पंक्ति है कि फूल जिस प्रकार गंध विहीन है और चंद्रमा जो है वो चंद्रिका बिन जैसे ही हीन है, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन। मतलब मनुष्य के जीवन में प्रेम ही नहीं हो तो मनुष्य का जीवन फीका है। उसी प्रकार जैसे फूल नहीं हो, फूल में गंध नहीं हो तो उसके फूल, वो फूल कहा ही नहीं जा सकता, वैसे मनुष्य के जीवन में प्रेम नहीं हो तो जीवन व्यर्थ ही है। प्रेम स्वर्ग है स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंख अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। अगली पंक्ति है, सच्चा प्रेम वही जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता। ये पंक्ति बहुत बार पूछी गई है, किसकी है। अगले लेखक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की पंक्ति है, नंद ओ जसोमती के प्रेम पगे पालन की, लाल भड़े लालन की लालच लगावती, रूप रस पीवत अघात न होतो तुझहु, सोई अब आंसू उबरी गरीबों करे। ये पंक्ति है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जब लगी। अगली पंक्ति, दीन दशा देखी ब्रज बालनी की उद्धव की, गरीब को गुमान ज्ञान गौरव उठाने से। कान दूत के धौ ब्रह्मदूत हैं पधारे आप, धारे प्राण फेरन को मत ब्रज वारी की। अगले कवि सत्यनारायण कविरत्न की पंक्तियां हैं, अलबेली बहुबेली द्रुमन सो लिपटी सुहाई, धोए धोए पातन की अनुपम कमनाई, लखी व सुषमा जाल लाल निज बिन नंदरानी, हरि सुधि उमड़ी घुमड़ी तन उर,
अति अकुलानी। कौन भेजो दूत, पूत सो विथा सुनावे, बातन में बहराई जाता कोई हलावे। नित नौ परत अकाल काल को, चलक चक्र चहु, जीवन को आनंद देखियो जात यहाँ कसूं। अगली पंक्ति है, ये तजी मातृभूमि सो, ममता होत प्रवासी, तिन्हें विदेशी तंग कर दे मुक्ता खासी। अगली पंक्ति है, पड़ी न अक्षर एक, क्या न सपनों न पायो, दूध दही चाटन में सबरो जन्म गवायो। इतनी सारी पंक्तियां एक बार में तो नहीं याद होंगी, लेकिन आप कई बार सुनेंगे पढ़ेंगे तो जरूर से सब याद हो जाएंगी। अगली पंक्ति है, नारी शिक्षा निधारत जे, लोग अनारी, ते स्वदेश अवनति प्रचंड पादक अधिकारी। त्रिवेदी युग खत्म हो चुका और इसमें बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां भी हमने पढ़ी। इसमें द्विवेदी युग में जो कुछ कोटेशन या फिर अन्य जो कुछ बीच में छूट गया है वो हम अगले वीडियो में बता देंगे। उसके बाद से हम लोग अगले चरण यानी छायावाद को देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।